बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। बारिश नहीं हुई वीकेंड पे, शुक्र है नहीं हुई, क्योंकि बारिशों ने बहुत बुरे हालात किए हुए थे। और अब आज आई थिंक ट्यूसडे से, कल से प्रोडिक्शन है बारिशों को लेकर। सो बी सेफ, अल्लाह ताला रहमत की बारिश करें। और इसके साथ साथ जी वीकेंड पे आई होप कि आप लोगों ने जो जो सोचा होगा, जो जो प्लान होगा आपका पूरा वीक, आपने अपने कामों को लेकर, आउटिंग को लेकर, फैमिली, जो कि अब समर वेकेशंस जो बच्चों की जा रही है उसके बिल्कुल लास्ट डेज चल रहे हैं, तो इसमें बच्चों की फरमाइशें बड़ी चल रही हैं कि जी यहाँ पे लेके जाएं, ऐसे करें वैसे करें। तो ये वाले वीकेंड्स अब ज़्यादा पेरेंट्स के लिए थोड़े मुश्किल कह लें या अच्छे कह लें, आई डोंट नो। आज ही बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है। आज केपी में सेनेट की 11 नशिस्तों पर जी इलेक्शन होने जा रहा है, जिसको लेकर खैबर पख्तूनख्वा का जो दर्जा हरारत है, इनफैक्ट सियासी दर्जा हरारत है, वो उरूज पे कह ले तो गलत नहीं होगा। सेनेट इंतखाबात के लिए हुकूमत और अपोजिशन पता नहीं खिलाफ तवक्को एक पेज पर है। सीटों की तकसीम के लिए जी फार्मूला बरकरार है, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के वोट को नहीं तोड़ेंगे। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती, डोंकी ट्रेडिंग होती अगर ये फार्मूला ना होता। अली अमीन साहब ने यह भी कहा कि अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक ही महदूद रहेगा। और जो हुकूमत है वो अपोजिशन इत्तेहादी फार्मूले से हुकूमत का 6, जबकि अपोजिशन को 5 सीटें मिलेंगी। दूसरी जानिब जी अपोजिशन लीडर जो केपी के असम्बली हैं डॉक्टर इबाद, उन्होंने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए 5-6 का फार्मूला बरकरार है। साथ अगर तहरीक इंसाफ के नाराज़ उम्मीदवारों की बात की जाए तो 5 नाराज़ रहनुमाओं में से 4 ने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। और तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ सेनेट उम्मीदवार हैं उनमें इरफान सलीम है, आयशा बानो है, इरशाद हुसैन है और वकास औरकजई हैं। ये लोग दस्तबरदार हो चुके हैं, जबकि सोर्सेज ये भी कहते हैं कि पीटीआई के जो सेनेट उम्मीदवार हैं खुरम ज़िशान, उन्होंने इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है। एक तरफ तो हम पीटीआई की सेनेट की टिकटों का तनाज़ा हर तरफ डिस्कस हो रहा है, लेकिन दूसरी सियासी जमातों की तरफ किसी की नज़र क्यों नहीं जा रही? कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा कि वफाकी वज़ीर जो है मीर मुकाम के भाई केपीके में अपोजिशन लीडर हैं और उनके बेटे भी सेनेट में जा रहे हैं। इसी तरह तला महबूब साहब जो कि पहले JUIF के सेनेटर थे, इस दफ़ा वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सेनेटर मुंतखब होने जा रहे हैं। तो इसमें सारा जो मेरिट का क्राइटेरिया है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। फिर पंजाब की सियासी सूरत हाल पे बात की जाए तो पंजाब में भी जो ज़िमनी इंतखाब है वो सेनेट की खाली नशिस्तों पर वो आज होगा, जहां अब्दुल करीम, खतीजा सिद्दीकी, अब्दुल सत्तार, एजाज हुसैन और हाँ ये उम्मीदवार होंगे। और ये सियासी सूरत हाल किस तरह जाती है। लेकिन आज केपी में जो सेनेट की 11 नशिस्तों का मामला है, इससे पहले जी गवर्नर केपीके ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर 25 सरकारी असम्बली का जो हल्फ ले लिया, जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है और उन्होंने कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, तंजीला मजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे तज्जिया ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच तंजीला, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो हम अभी सूरत हाल जिस पे बात करें, मैं चाहूँगी आप गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। केपीके में जो भी चल रहा है, 2-3 दिन से जो हम इख्तलाफात की कहानी सुन रहे हैं, एक तरफ फैसल करीम कुंडी साहब आते हैं, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर हल्फ लेने के मामले पे तनाज़ा नज़र आया है। आज ये नशिस्तों का इलेक्शन है। जी बहुत शुक्रिया अर्मिला, गुड मॉर्निंग टू यू और आपके देखने वालों को भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, एक तो ये कि ऐवान बहुत अरसे से नामुकम्मल है और खैबर पख्तूनख्वा में अब जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था जो पीटीआई से वापस ले ली गई, उसके बाद हमारे यहाँ जब से 63A का मामला चला था, उसके बाद से एक अजीबो गरीब तरह से ही तमाम चीज़ों को डील किया जा रहा है। यानी कि आपको एक ऐसे काम की सज़ा दी जाए जो आपने किया नहीं, यानी कि उसको माना जाए कि ये काम हुआ नहीं लेकिन सज़ा दे दी जाए। तो 20 लोगों के वोट गिने नहीं गए, लेकिन उनको जो है बंदयाल साहब की कोर्ट ने डी-सीट कर दिया था। वहाँ से जो सियासी बहरान शुरू हुआ था वो आज तक जारी है और उसमें जो धक्कम पेल है वो यही है कि आप जब हो गए मुंतखब लोग तो नोटिफिकेशन जारी हो गए, तो उसके बाद आपकी आईनी जिम्मेदारी है स्पीकर साहब की कि वो हलफ लें, लेकिन वो ले नहीं रहे। तो आप जो है वो आइन को यहाँ पे आपने मजाक बनाया हुआ है और इसमें मैं समझती हूँ कि सारी जमातों का ही किरदार है। मैं सिर्फ पीटीआई को इल्ज़ाम नहीं दूंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ जिसको सूट करता है चीज़ों को पीछे डाल दें, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, ऐसे कि जैसे
आइन में जो फार्मूलाज तय कर दिए गए हैं, आइन में जो ऐवान में तादाद बता दी गई है, आइन ने जो आपको मैंडेट दे दिया है कि इतने लोग होंगे तो आपका ऐवान मुकम्मल होगा, वो तमाम चीज़ें ऐसे लगता है कि सानवी हो गई, उनकी कोई अहमियत नहीं रही। तो यही तमाशा आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी नज़र आता है, लेकिन वो इस वजह से भी ज़रा ज़्यादा नज़र आता है कि अली अमीन मीरापुर साहब जो हैं वो बहुत क्या कहना चाहिए, मुदब्बर अंदाज की सियासत तो करते नहीं, आपको पता है वो बहुत बड़के मारते हैं और पीटीआई का ये स्टाइल है। और फैसल करीम कुंडी साहब को उनका मुकाबला करना पड़ता है बार बार, लेकिन लड़ाई तो सारी आइन की है, लेकिन आप सर्व क्या कर रहे हैं, किसको सर्व कर रहे हैं, क्या वाकई आप आइन की खिदमत कर रहे हैं, सवाल ये पूछना चाहिए। और जो नशिस्तों का मामला है, देखिए मेरा ख्याल है कि पार्टीज के अंदर सेनेट के इलेक्शंस को लेके आज की बात नहीं है। आपको याद होगा कि सेनेट के दो इलेक्शंस पहले की अगर बात करें तो कैमरास ढूंढे गए थे और किस तरीके का वो एक फिल्मी सीन था ना। आपको नहीं लगता कि ये कुछ संजीदा सियासी ऐवान है? आपको लगता है कि यहाँ पे कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज जो है उसकी कोई शूटिंग चल रही है? इस तरह की चीजें होती है ना कि सेनेटर्स जो हैं वो छुपे हुए कैमरास दिखा रहे हैं, ट्रस्ट लेवल है नहीं, क्योंकि आप नजरियाती तौर पे किसी कहते हैं ना मुल्क की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए आपका नजरिया किसी जगह पे आपको जोड़ता नहीं है। अगर आप 20-20 करोड़ रुपए लेके और 27 करोड़ और 30 करोड़, आप तो 50 करोड़ की बात हो रही है, अगर आप इतने पैसे लेके सेनेट में आते हैं तो मुझे बताएं कि फिर सेनेट में आप ऐसा क्या काम करते हैं कि वो 50 करोड़ रुपए का सवाब आप कमाते हैं। जाहिर है आप उससे ज्यादा पैसे कमाने के लिए ही आते हैं। तो ये जो कारोबारी एक पूरा का पूरा बन गया सेनेट के ऐवान को लेके बिलखुसूस, और कौमी असेंबली में भी ये हाल है। चंद लोग ही आपको गरीब गुरबा या मिडिल क्लास के लोग नजर आते हैं, बाकी तो सारे के सारे ऐसे ही पैसे वाले लोग हैं और उनका पैसा बढ़ते ही चला जाता है। वो आके बैठते हैं ऐवानों में, आवाम की जिंदगी कितनी बेहतर होती है मैं और आप दोनों देखते हैं, उनकी अपनी जिंदगियां बहुत बेहतर हो जाती हैं। वो 1-2 बड़ी गाड़ियों पे आते हैं, 10-12 बड़ी गाड़ियां लेके चले जाते हैं। तो ये सवाल सारी जमातों के अंदर से उठना चाहिए, क्योंकि जब हम ये सवाल करते हैं ना, कोई एक जमात पीटीआई पे तनकीद करेगी तो जब आप उस जमात की तरफ देखेंगे तो आपको वहां भी एटीएम्स ही नजर आएंगे, वहां पे भी आपको कोई ऐसा फिलैंथ्रोपिस्ट नजर नहीं आएगा जिसने बच्चों के राइट्स के लिए बहुत काम किया होगा, जो जेंडर राइट्स पे बहुत काम करने वाली कोई वोकल आवाज होगी। अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं। कोई बिजनेसमैन है, वो अच्छा बिजनेसमैन है, बुरा बिजनेसमैन है, बयानदार है, नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू। सेनेट में आप आते हैं लेजिस्लेशन के लिए। लेजिस्लेशन आप तभी करते हैं अरमला जब आप कुछ प्रिंसिपल्स आपके हों जिंदगी में, जब आप वाकई समझते हो कि पिछड़े हुए तबकों को आपने कुछ सहूलत देनी है, जब आप समझते हो कि यहाँ पे ख़वातीन के साथ ज्यादती होती है, जब आप ये समझते हो कि बच्चों की हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ इस रियासत में करना है, जब आपने ये समझना हो कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनका राइट है कि वो इक्वल राइट्स के साथ इस रियासत में जिए। जब तक आप इस तरह के उसूल आपके नहीं होंगे या आपने कभी ज़िंदगी में प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, आप पैसा 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 परचून की दुकान की तरह खेलते रहेंगे ज़िंदगी में, तो फिर आप सेनेट में बैठ के भी पैसा 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 ही खेलेंगे, या कौमी असेंबली में फॉर दैट मैटर बैठ के पैसा पैसा ही खेलेंगे। तो आपका पूरा जो सियासी ढांचा है उसमें शख्सियात किस बुनियाद पे पार्टीज में आती हैं, बहुत कम आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो कोई सियासी जद्दोजहद और अवामी खिदमत की जद्दोजहद करते हैं। तंजीला साहब, अब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अब आपने कहा कि जो सियासी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो शायद लोअर मिडिल या मिडिल क्लास के होते हैं। और हालांकि अगर हम वैसे भी सियासी एक हिस्ट्री भी देखें तो रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो अवाम में से अवाम के ही लोगों की होनी चाहिए, जो कि रिलेट कर पाएँ, जो उन्हें पता हो कि अगर उनके हलके में, उनके इलाके में, उनके सूबे के अंदर अगर लोगों को पानी का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, या कोई भी इस तरह का मसला है जिससे वो रिलेट कर सकें, वो उस फेस से गुजरे हों कहीं ना कहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यू आर सो राइट कि ये जो कमर्शलिज्म है दुनिया में होता होगा आई एम श्योर, लेकिन हम जो मंडी यहाँ पर देखते हैं जो हर बार लगती है, सेनेट के इंतखाबात हों, ये कोई इंटरनेशनली भी अच्छा इमेज तो नहीं जाता। हम तो यहाँ इजलास नहीं प्रॉपरली कंडक्ट करवा पाते। हमने जो तमाशा देखा है, जूते चल रहे हैं, आवाज़ें कसी जा रही हैं, अब हम ऐसे लोगों से अपनी रिप्रेजेंटेशन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि ख़ुद इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ इन असम्बलियों में बैठते हैं और फिर बात करते हैं कि जी हम अवामी मसाइल का हल निकालेंगे। और वही बात है, आप और मैं हम सब जानते हैं कितने हल निकलते हैं और कितने मसाइल हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि मिडिल क्लास को की रखा, आप ये देखें कि सियासत पे
इजारादारी हो गई है कि बाप भी सियासतदान है, बेटा भी सियासतदान है, फिर आगे सारा खानदान, फिर बहू आ जाएगी, किस खानदान से सियासतदान बन जाएगी, बहू की जो बहू है सियासतदान। देखिए, देयर इज नो हार्म कि आप अगर पैसे वाले, तो मैं नहीं कहूँ कि आपको गरीब का एहसास नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में ऐसी जद्दोजहद करते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद कुछ उसमें से गुजरे हुए नहीं होते, लेकिन वो एम्पैथी रखते हैं, उनको एहसास होता है, वो अच्छे दिल के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ना कि आप जो है वो लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को आप खा गए हैं, इस वजह से कि आप चाहते हैं, क्योंकि पैसा और सियासत आपने ऐसे जोड़ दिए हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे ही ताकत हमारे ही जानशीनों के पास हो और हमसे बाहर ना जाए फैसला साजी, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि आपके पास जो एक ग्रास रूट से लीडरशिप आनी चाहिए वो आ नहीं सकती। पार्टियों के अंदर वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं ग्रास रूट से, लेकिन अगर आप ये देखें कि उनको कितनी लीडरशिप पोजीशंस मिलती हैं, आपको जीरो जो है उसमें नजर आएगा कि ही शायद 0.001% कोई ऐसे लोग हों जो ग्रास रूट से उठे और उनको लीडरशिप पोजीशंस पे लोग पार्टियों के अंदर जाने देते हों। मतलब जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं उसमें भी नहीं है। जमात इस्लामी में आपको ये ट्रेंड नजर आता है, लेकिन जाहिर है जमात इस्लामी का जो आप कह लीजिए कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो शेयर है वो बहुत ही छोटा है, ना होने के बराबर है, उसका कोई असर नहीं पड़ता आपके ऐवानों के ऊपर। दूसरा ये कि देखिए, बहुत सारे ऐसे ऐवान है दुनिया में, भारत की तरफ आप देख लें, जूते चलने, एक दूसरे पे पेपर्स फाड़ के फेंकने, ये वाला कल्चर तो आपको कहीं ना कहीं नजर आता है। लेकिन जो ज्यादा कंसर्निंग बात है कि आप एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए आप किस बात पे लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ाई हमें नजर नहीं आती। अभी तो ये है कि एक इदारा चाहता है कि मेरी ताकत सबसे ज्यादा हो जाए, दूसरा इदारा चाहता है कि मेरी ताकत सबसे ज्यादा हो जाए। अभी तो जो ऐवान में जितनी भी लेजिस्लेशन है, जो भी सोच विचार है, वो इस बात की है कि किससे ताकत ली जाए और किसको ताकत दी जाए। उसमें आपको अवाम कहीं पे भी नजर नहीं आती। उसमें सिर्फ ये है कि मुझे कोई धक्का देने के काबिल ना रहे और मैं किसी को धक्का देने की सारी ताकत अपने पास ले लूं। तो वो जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का सारा कॉन्सेप्ट है, वो मुसलसल आप देखते हैं, आप उसके ऊपर ना हाथियों की लड़ाई हो रही है। वो जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का एक पूरा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। एक इदारा दूसरे को नहीं मानता, दूसरा पहले को नहीं मानता, हर कोई दूसरे की अकाउंटेबिलिटी करना चाहता है, अपनी नहीं करना चाहता। तो ये जो तमाशा है, ये सिर्फ अब अशराफिया का तमाशा बन गया। आम आदमी इससे बिल्कुल अपने आप को रिलेट इसलिए नहीं कर पा रहा है कि आम आदमी का इसमें कोई बेनिफिट, अभी तक उनको नजर नहीं आ रहा कि उनका क्या बेनिफिट है। और देखिए, जब आप आम आदमी, दो चीजें होती हैं इस तरह की सिचुएशन में, या तो आम आदमी बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है और उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है सिस्टम पे, फिर वो नए नए सिस्टम्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए अपने आप को रेडी करना शुरू हो जाता है कि ठीक है यार, ये सारे चले जाएं, कोई और आ जाए। पाकिस्तान में ये होता रहा कि ये सारे निकम्मे हैं, आप आ जाएं, कोई और आगे कहेगा मैं आपके सारे मसले हल कर दूंगा, कि आप आ जाएं। या फिर ये होता है कि ऐसी मूवमेंट शुरू हो जाती है जिसका कोई लीडर नहीं होता, लीडरलेस एक मूवमेंट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है और एक क्यास पैदा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमने अभी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं लाई और आम आदमी के साथ एंगेज नहीं किया इस पूरी ऐवान की और पार्लियामान की और सीटों की लड़ाई में, तो शायद पाकिस्तान के सियासी जो हालात हैं वो मजीद खराब हो जाएंगे। और आप साथ ये भी सुनिए कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जाने की भी बहुत बातें हो रही हैं। जी जी, इस्लामाबाद में भी बहुत रूमर्स हैं, में भी बहुत रूमर्स हैं। तो एक बार फिर वही गलती दोहराने की कोशिश की जा रही है जो खान साहब की हुकूमत को हटा के की थी, क्योंकि केपी में इस वक्त करप्शन के इल्जामात आप देखिए अरूज पे हैं। आप फिर यही करेंगे कि उनकी सारी नाअहली को आप अपने कंधों पे ले लेंगे, उनकी हुकूमत को चलता कर देंगे, उनको आप एक कार्ड दे देंगे विक्टिमाइजेशन का प्ले करने के लिए, और उनके सारे बाद जो में आप यही कहते और रहेंगे कि पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था, अब हम आए, हमारे बस में क्या, अब ठीक होने में टाइम लगेगा। और ये साइकिल है जो चला जा रहा है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलूचिस्तान है। यू आर सो राइट तंजीला। अब मुझे ये बताएं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग, बल्कि इनफैक्ट डोंकी ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए ये जो फार्मूला इन्होंने अपनाया है, आई एम ग्लैड कि चले किसी चीज़ के ऊपर तो एक पेज पे आए हैं ये अपोजिशन और हुकूमत, लेकिन ये फार्मूला किस हद तक आपको लगता है कारगर है? और जाहिर है इन सियासतदानों का हमें समझ नहीं आता, आज दोस्ती है, कल को कोई बात ऐसी होगी या कोई ऐसा हम सुनेंगे चीज़ जिससे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। सो ये जो फार्मूला है, और फिर जो अब 25 सरकारी असम्बली से हल्फ लिया गया है, जी वो कह रहे हैं कि फैसल करीम कुंडी साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, जबकि कुंडी साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अगर आप इस डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आइन के मुताबिक ही सूरत हाल है।
ये तो क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि आईनी तौर पर यही होता है कि जब स्पीकर जो है अगर नहीं उठा रहे हलफ, और शायद वो जो अरकान थे वो गए थे अदालत, तो अदालत की रूलिंग अगर ये थी कि हलफ लिया जाए तो अदालत किसी को भी हलफ लेने का टास्क दे सकती है। उसमें तो ये तो एक अब कानून ऐसे ये तो अब चलती रहेगी। जहाँ तक फार्मूला की बात है, देखिए जो पार्टीज अब नामजद करेंगी वोट्स तो उन्हीं को मिलेंगे, मुंतखब तो वही होंगे। जाहिर है अगर पार्टी के बरक्स कोई वोट डालता है तो वो जो है डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है और उसके खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पे अपने मसले मसाइल हैं वहाँ पे फार्मूलाज तय हो सकते हैं। जहाँ पे आपने जो है वो अपनी चीज़ों को सेफ करना है, आपने अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वहाँ पे आप किसी भी जमात के साथ बैठ के फार्मूला तय कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है, जहाँ पे आपने नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को तय करना है, जहाँ पे आपने कोई किसी अवामी मसले पे, किसी लेजिस्लेशन पे, वहाँ आप नहीं बैठ सकते। तो ये भी एक अजीबो-गरीब किस्म की बात है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इतनी सारी जमातों पे इलेक्शंस के ऊपर सारी जद्दोजहद इस बात पे ना कि इलेक्शन जाली है, इलेक्शन ये है, इलेक्शन वो है, उसके ऊपर आप बैठ के कोई फार्मूला तय कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ों पे भी कर लें भाई। इतना सारा जो तरद्दुद है और जो खामखा का कियास, अभी आप एक और तहरीक चलाने जा रहे हैं, 6 दफ़ा आप तहरीक चला चुके हैं। मतलब ये तहरीक है, स्टार्ट होती है, रीस्टार्ट होती है, स्टार्ट होती है, रीस्टार्ट होती है। मसला ये कि तहरीक लीड कौन कर रहा है ये भी नहीं समझ आ रही ना। मसला भी सारा ये है कि चलिए एक तहरीक को बंदा चला रहे तो समझ भी आए कि कौन लीड कर रहा है, किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। तो क्लूलेस तहरीक है, लीडरलेस और क्लूलेस। बिल्कुल, आपको ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, अगर आपने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बैठना है तो फिर जाके अडयाला जेल के बाहर बैठ जाइए। मतलब कोई जद्दोजहद करे ना, ऐसा थोड़ी है कि आप डी चौक आ जाते। डी चौक तो इमरान खान साहब को नहीं बिठाया, या आप जाएं कोर्ट के बाहर धरना दे दें, कोर्ट में उनके केसेस हैं। या अगर आपको बहुत ही नाराजगी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई साजिश करके और उनको ऊपर सियासी मुकदमात पर, तो फिर जाके इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की कोशिश कर लीजिए। तो कोई कुछ करते तो है नहीं आप, सिर्फ ये है कि आप अपने कारकुनों को ये बार बार बता रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है इस बार मुझे नहीं लगता कि वो शायद शुरू भी नहीं हो सकेगी, और अगर शुरू हुई और उसमें से ये दोबारा से भागी इनकी लीडरशिप और इन्होंने कोई वाज़े हिकमत अमली तय करके वाज़े आदाफ के साथ कितने दिन बैठना है ये हम चाहते हैं हुकूमत से, तहरीकें इस तरह से चलती हैं। और जहाँ पे हुकूमत कहेगी अगर ये वहाँ बैठेंगे दोबारा के चौक ही जाना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तहरीक के बाद पाकिस्तान तहरीक की सियासत तकरीबन जीरो के नजदीक चली जाएगी। तो फार्मूला जो है वो तय हुआ वही होगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, पीटीआई के अंदर एक बहुत अहम सवाल उठाया जा रहा है। पीटीआई वाले कहते हैं जी कि हमने जो है वो अपोजिशन को सहूलत देने के लिए कम नशिस्तों के ऊपर जो है फैसला लिया है। हालांकि हमारे पास जो है वो इतने लोग थे कि हम एक और जनरल नशिस्त जीत सकते थे। तो अब आप देखिए कि अगर आप इलेक्शंस में आपकी पार्टी के अंदर से ये इल्ज़ाम लगे कि आप जो है वो सहूलतकारी कर रहे हैं अपोजिशन की, तो उसके बाद तो फिर ये सियासी मुखालफत और नजरियाती इख्तलाफ ये सारा का सारा बेमार है। फिर आपको ये लगता है कि एक तमाशा है, पुतली तमाशा, ये ऐसे ही चलता बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, बस क्या करें। थैंक यू वेरी मच तंजीला साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार तंजीला मज़हर हमारे साथ मौजूद थी जी। केपीके के इलेक्शंस के हवाले से हम बात कर रहे थे और साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उस पर अपना तज्ज़िया दे रही थी तंजीला। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। बलूचिस्तान का जिक्र करेंगे जहां पे मुबैना तौर पर गैरत के नाम पे एक और ख़ातून और मर्द को सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े की जब वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई तो एक ऐसी वीडियो जिसे देखना किसी भी सेंसिटिव इंसान के लिए, इनफैक्ट नॉर्मल इंसान के लिए भी मुमकिन नहीं था। ये सिर्फ कत्ल नहीं था बल्कि इस निज़ाम के ऊपर भी एक थप्पड़ है, जहां औरत को इज़्ज़त की अलामत तो हम कहते हैं, समझते भी हैं, मगर इज़्ज़त दी नहीं जाती। गैरत के नाम पे जी कत्ल करके दफन कर दिया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान, हुकूमती तर्जुमान, पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने सख्त मज़म्मत की है, फौरी कार्रवाई का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद ये वाक़यात हैं ये कम होने का नाम नहीं ले रहे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद साहब ने वाक़े को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा और इंसाफ को हर
सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जी जो वाक़या है ये ईद उल अज़हा के वक्त पेश आया जब दोनों फैमिलीज़ ने रिपोर्ट नहीं किया था और रियासत ने अपनी मुद्दत में मुकदमा ये रिपोर्ट कर रही है। ये वाक़या जी जहाँ बहुत सारे सवालात को जन्म देता है, बल्कि हमारे रियासती और समाजी निज़ाम के ऊपर भी एक बहुत मेजर क्वेश्चन मार्क है, जो फौरी तौर पर अदालती और समाजी रद्द अमल ज़ाहिर है ये केस डिमांड भी करता है। अब तक जो कार्रवाई हुई है, जो लेटेस्ट अपडेट है कि 11 अफराद को इस केस के अंदर जी गिरफ़्तार किया गया है, और हम इसको मर्दों की बुज़दिली कह लें, मर्दानगी कह लें या जुल्म की रवायत कह लें, ये सारे वो पहलू हैं जिसकी आड़ में हम इस तरह के काम करते हैं और हमारी सोसाइटी में अब भी ऐसे वाक़यात होते हैं। ऐसी दिल खराश वीडियो है जिसको देखकर अब हम जो ब्लर करके भी चला रहे हैं देखना मुश्किल है, क्योंकि किस तरह आप सरेआम एक खातून और एक शख्स को जिसने शादी की है उसको आप कत्ल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है जी। इसी पे आज ज़रा हम बात करेंगे। सना मुनीर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, समाजी तजज़ियाकार, उनको खुश आमदीद कहते हैं। सना, थैंक यू वेरी मच। ये कोई अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हमने गैरत के नाम पे बड़े कत्ल होते हुए देखे हैं जी। अनफॉर्चुनेट है जी, और ये वाक़यात कम होने की बजाय सिर्फ बढ़ रहे हैं जी। मैं यही कहना चाहूँगी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये वाक़यात तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन अब ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, लोग उसको मीडिया में देख रहे हैं और ये उसको वायरल कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ किसी ने भी, आप देख सकते हैं वीडियो में, किसी ने बिल्कुल छुप के बिल्कुल बैक एंड पे ये वीडियो बनाई है, और मैं समझती हूँ इस वाक़े को जितना भी हम कंडेम करें ये कम है। मतलब जिस तरह मतलब उनको खातून को इस तरह लेके जाना, और देखें औरत ने भी बड़ी बहादुरी के साथ, आप देखें उसने रेजिस्ट नहीं किया, यानी कि मकसद है कि वो सही थी। आप जब एक निकाह पे हैं, आप एक शादीशुदा हैं, और आप जस्ट बिकॉज के आपके अपने वैल्यूज़ उस तरह की इतनी ख़राब हैं कि आप इसमें एक खातून को और उसके खावंद को आप सज़ा दे रहे हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं। ये तो कोई इस्लाम का कल्चर नहीं है। इस्लाम ये तो नहीं कहता कि आप जो हैं औरत को कत्ल करें या किसी को भी कत्ल करें। एक इंसान को कत्ल करना तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। अभी आपने जो बात की कि खातून ने भी बड़ी हिम्मत का जो कह लें, वैसे तो ये वाक़या इत्सेल्फ कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला है कि उसने कहा कि मुझे गोली मारी जाए, मुझे हाथ ना लगाएं। यानी कि शी वॉज वेरी, आप कह सकते हैं करेजियस, शी वॉज वेरी ब्रेव। तो मैं ये समझती हूँ कि मतलब उसकी, अब देखिए वो सही थी ना, यानी कि या तो ना कि आपने कोई गलत काम किया, उसने कहा जी मैंने अपनी पसंद से शादी की है, लेकिन अब आपकी जो मर्दानगी है, मैं वही जिस तरह आपने कहा, लेकिन अब उसके हिसाब से अगर आप मतलब आई थिंक जो मेल हमारी अनफॉर्चुनेटली पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अब पेट्रियार्कल सोसाइटी यही कहती है कि जी हमें चैलेंज ना किया जाए, औरत अपनी मर्जी ना करे। हालांकि आपको इस्लाम कोई मना नहीं करता पसंद की शादी करने से, आपको वो भी इजाज़त देता है, लेकिन अब आप उसको कहें जी हमारी कोई ईगो हर्ट हो गई है या हमारा पेट्रियार्किक निज़ाम में औरत अपनी मर्जी कर ली है या कहीं बाहर शादी कर ली है, तो ये आई थिंक इनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, ऐसे लोगों की जो ईगो हर्ट हो जाती है। और फिर आपको पता है जो ट्राइबल कल्चर इज़ वेरी कंजर्वेटिव, तो उस चक्कर में उनके अपने ही लॉज होते हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं, उसके तहत गए और उन्होंने उसको फारिग कर दिया। कल्चर के तहत सना ये बड़ा ख़तरनाक और खौफनाक चीज़ है, क्योंकि इस कल्चर के नाम पे, गैरत के नाम पे हमने इतनी बच्चियों को, इतनी लड़कियों को इस तरह से देखा है, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो कहती हूँ कि थैंक्स टू द मीडिया, थैंक्स टू आजकल सोशल मीडिया में चीज़ें वायरल हुई हैं, ये जो जा रही हैं, इस तरह ये हर चीज़ लोगों तक पहुँच रही है, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो स्टेप लेना है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखें चीज़ें पहले भी हो रही थी, हम ये डिनाई नहीं कर रहे कि चीज़ें पहले नहीं थी। आपके सिंध के एरियाज़ हो जाएँ, आपके जो इस तरह रिमोट रूरल एरियाज़ हैं जो कि बहुत कंजर्वेटिव हैं, वहाँ पर सोसाइटी है प्योरली पेट्रियार्कल सोसाइटी, वहाँ पर ख़वातीन जो हैं अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकती, ना अपनी मर्ज़ी से नौकरी कर सकती हैं। ये तो खातून ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, आई थिंक जो कि इनके घर वालों को पसंद नहीं आई, तो उस चक्कर में उन्होंने उसको शूट कर दिया, इसको मार दिया, इसके हस्बैंड को मार दिया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब पता नहीं, अब इतना हमारा दौर चेंज हो गया, अब कम से कम इस तरह के जो बात आपके रिमोट एरिया, अब आप खुद देखें वो कितना, वो एक एरिया था हार्ड रॉकी एरिया, जहाँ पर वो लेकर गए, ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है, ना जानवर नजर आ रहे, वहाँ पे बड़ा एक रिमोट एरिया में उसको लेकर उन्होंने फायर किया। अनफॉर्चुनेट ये है कि दोनों फैमिलीज ने रिपोर्ट नहीं किया, रियासत ने अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, देखो वो रिपोर्ट क्यों करेंगे, वो तो चाह ही नहीं रहे थे, वो उनका तो अपने एक प्लान से, वो ट्राइबल एरियाज के अपने कल्चर हैं, उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, वो तो अपने हिसाब से वो समझते हैं हमारा कानून, हम भी कानून चलाने वाले हैं। अच्छा अब सना मुझे बताएं
कि ये मजम्मत तो कर दी है, कार्रवाई का भी कह दिया, आपको लगता है कि हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट केस मौजूद है कि हमने ऐसी गैरत के नाम पे कत्ल होने वाले लोग जो करते हैं उनको कोई ऐसा टेस्ट केस बनाया हो जिसके बाद इस तरह के वाकयात में कहीं ना कहीं कमी आई हो? रुक तो सकते नहीं है हम, क्या मैं तो कहती हूँ टेस्ट केस बनाना चाहिए। पहले भी मतलब कुछ वाकयात हुए थे, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल जब हाईलाइट हुए तो उसके ऊपर एक्शन लिया गया। लेकिन अब मैं समझती हूँ जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट हैं, अब चीज़ें छुप नहीं सकती, आप चीज़ें छुपा नहीं सकते। यू डोंट नो हु इज़ हैविंग हाइडिंग अ कैमरा बिहाइंड योर बैक। तो जब चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, मीडिया में आती हैं, तो मैं कहती हूँ उसको जब निशाने इबरत बनाया जाए, इन सब को मीडिया के सामने लेके आ जाए। क्योंकि देखें ना, कब हमारे अल्लाह माफ़ करे बच्चियों के साथ, दिस इज़ कॉल्ड जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आप बच्चियों का भी अल्लाह माफ़ करे उनका भी रेप करते हैं। बहुत सारे वाक़यात ख़वातीन के साथ होते हैं। ख़वातीन को वैसे भी हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सेफ प्लेस नहीं है ख़वातीन फॉर वुमेन इन पाकिस्तान। तो उसके लिए मैं कहती हूँ कोई भी वाक़या ख़वातीन के ख़िलाफ़ हो, चाहे बच्ची हो या औरत हो, कोई भी हो, जो भी कल्प्रिट है उसको सामने लेके आना चाहिए, उसको टेस्ट केस के तौर पे उसको सज़ा देनी चाहिए। ये जो भी बलूचिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान है, हुकूमती तर्जुमान, ये सब कह रहे हैं जी फौरी कार्रवाई होगी, 11 अफराद को गिरफ़्तार किया गया इस केस के अंदर जो इस वाक़े के अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन रिमेंस द सेम कि क्या गिरफ़्तारी के बाद इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा? क्योंकि वही बात है, रिपोर्ट नहीं किया किसी फैमिली मेम्बर ने, रियासत ने अपनी मुद्दत में मुकदमा रखा है। ये फुटेज भी, ये वाक़या भी ईद उल अज़हा के दौरान पेश आया और उसके बाद ये अब रिपोर्ट हो रहा है। अब रिपोर्ट हुआ, जिस तरीके से वीडियो जिस तरह सरफेस हुई है, जिसने भी अपलोड कहीं कही है, और ये करते करते अब सब हर जगह देखें आग की तरह फैल गई है, तो बड़ा दुख देने वाला वाक़या डेफिनेटली। और ये वाक़े को बंदा इसको देख नहीं सकता ये किस तरीके से आप पूरे देखें ना, और सारे मर्द और एक अकेली औरत उसको आप लेके जा रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग वेरी सुपीरियर एंड यू आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ इट। जिस तरीके से आप उसको कह रहे हैं मुंह उस तरफ करो और मतलब मैं तुम्हें शूट करना चाह रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीज़न नहीं, बस कानून हर एक ने अपने हाथ में लिया हुआ है। दिस इज़ नॉट लाइक फेयर। अच्छा, अब सना मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, ये तो पंजाब में भी हमने देखा है, हमने अच्छे पढ़े लिखे इलाकों में देखा है, शहरों में देखा है। ये माइंडसेट सिर्फ हम ट्राइबल एरियाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड सिटीज़ जहाँ पे ये सब वाकयात हो रहे हैं, ये वहाँ पे भी चीज़ बरकरार है। जी ऐसा ही है बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा ना कि वी हैव अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जिसमें सारा वो जो आपका हाउस होल्ड का जो होता है, हेड होता है, मर्द होता है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा चलती है रादर देन फीमेल। तो बस फिर वो जब कहते हैं कि हमने लड़की को जो जॉब भी हम अपनी मर्ज़ी से करने देंगे, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ कि अब टाइम चेंज हो रहा है, पर्टिकुलरली इन बिगर सिटीज़ चीज़ें चेंज हो रही हैं, ख़वातीन जो हैं मेन स्ट्रीम में आ रही हैं और ख़वातीन को मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। मैं यहाँ पर रिमोट एरियाज़ का जिक्र इसलिए करना चाह रही हूँ बिकॉज वहाँ पर हमारा इतना एक्सेस नहीं है, वहाँ पर एक तो पॉपुलेशन बड़ी कम है और फिर वहाँ पे आबादी इतनी नहीं है। अब अगर पंजाब की बात करते हैं, पंजाब के रूरल एरियाज़ में हमारा एक्सेस है, हम वहाँ जा सकते हैं। अब वो बलूचिस्तान अगर एरिया की बात करें, वो एक अंडर डेवलप्ड जगह है, वहाँ पर इतने लोग नहीं, पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर एक्सेस कम है। अब वो किसी को कुछ भी जाके दूर दराज एरिया में लेके जा सकते हैं बड़ी ईजिली। आप देख सकते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ पर जाके उसने उनको शूट कर दिया। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच सना, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाई। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आए। अब बात करेंगे जी पाकिस्तान में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स हों, जाली सरमायाकारी ऐप्स हों, ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड का एक जो सिस्टमैटिक नेटवर्क है उसके खिलाफ साइबर क्राइम की जो तारीख है, सबसे बड़ी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA और हसास इदारों ने एक कोलैबोरेशन के तौर पर यह ऑपरेशन ग्रे शुरू किया है, जिसके तहत इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, उस समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे गए। कार्रवाइयों के दौरान जी सिर्फ गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार नहीं हुए, बल्कि करोड़ों रुपए के जो डिजिटल असासे हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, खुफिया डाटा भी बरामद हुआ है और करोड़ों रुपए के जाली फ्रॉड्स हों, सरमायाकारी ऐप्स हों, क्रिप्टो करेंसी हो, बैनुल अक़वामी नेटवर्क्स हों, उसके इंकशाफात ने सबको हैरान परेशान कर दिया। और कई सवालात भी हैं कि पाकिस्तान में जी गैर कानूनी कॉल सेंटर्स की तादाद में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है, ये कॉल सेंटर्स आखिर किस मकसद के लिए चलाए जाते हैं और इनके पीछे कौन लोग हैं, और हमारे इदारे इस मसले पर काबू पाने के लिए किस हद तक मुतहरिक हैं। और पाकिस्तान की सबसे बढ़कर इसमें बात की जाए तो डिजिटल मईशत
ऐसे माहौल के अंदर कैसे तरक्की करेगी, जिसके ऊपर हम बहुत सारा बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हमारे साथ दानियाल नागौरी मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच दानियाल फॉर ज्वाइनिंग अस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दानियाल, ये जो कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ये इतने अरसे से अगर ये कॉल सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस हैं, फिर हमारे क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं अलार्मिंग चीज़ है, जहाँ पे एक तरफ हम अपनी डिजिटल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वो टेकिंग स्टेप्स। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज आप लोगों ने ये चूज़ किया है, और इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए और हर फोरम पे बात होनी चाहिए। देखें, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये काम के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंगेज है वो हमारी यूथ है। जो आपने कॉल सेंटर की बात की है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंगेज। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी जो रिसेंटली हमने देखा एक केस अरमगान वाला जो केस था, वो भी बेसिकली बिहाइंड द सीन सारा जो उसका पैसा था, जो उसकी गाड़ियां, जो आपने बैंगलोर देखे, वो सारा यही काम हो रहा था। अब आपने जो कहा कि ये ऑनलाइन जो अपना डिजिटल करेंसी का आपने जिक्र किया और आपने कॉल सेंटर्स का जिक्र किया, पहले तो देखें ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ क्यों रहा है। ये बढ़ इसलिए रहा है कि लोगों को ये समझ में आ गई है कि सबसे ज़्यादा शॉर्टकट है पैसे बनाने का। अब उनको जाहिर सी बात है, ये तो अब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचें कि यार ये काम सही है या गलत है, ये तो एक अलग डिबेट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवानों से मैं आपको मिलवा सकता हूँ जो कि बहुत यंग एज के अंदर इस वक्त 2 और 3 महीने उनको ये कॉल सेंटर से स्टार्ट किए हुए हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उन्होंने ले ली हैं, रीवो और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ उन्होंने ले ली हैं। तो पहले तो ये मैं आपको बताऊँ कि ये काम बेसिकली चलता किस तरीके से है। ये होता ये है कि इनके पास एक पूरा नेटवर्क होता है, जो कि पाकिस्तान में तो लोग हैं ही हैं, इसके साथ साथ बाहर की दुनिया के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि यूरोप में बैठे हुए हैं, जो कि आपके अमेरिका में बैठे हुए हैं, US में बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में ये नेटवर्क बैठा हुआ है, और चला रहा किस तरीके से होते हैं। देखें, आपको पता है कि बाहर की दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें मॉर्गेज पे चलती हैं, तो लोगों का जो डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। हर घर के अंदर किसी ना किसी का जो है डेप्ट होता ही है, उधार और कर्ज लिया हुआ ही होता है कोई ना कोई चीज़। अब उनकी जो इनवॉइसेस होती हैं, जो बिल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्यूज होते हैं उनके ऊपर। अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन परचेज किया तो उसके ऊपर हो सकता है कि अपना ड्यूज आपके उस पे हों। तो ये कॉल सेंटर वाले जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि पूरी लिस्ट होती है ऐसे लोगों की कि कितने लोग हैं जिनके पास ये डेप्ट है, जिनके बिल्स जो हैं वो ड्यूज हैं। ये उनको कॉल करते हैं और उनको कॉल करके कहते हैं कि जी आपके ऊपर $2000 का बिल है, हम आपको जो है ये बिल $1500 में क्लियर कर देते हैं, आप हमें $1500 सेंड करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदे का $2000 का बिल है तो वो क्यों नहीं 1500 में उसको क्लियर करवाएगा। अच्छा, ये जो पे करते हैं, इनके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है जो कि बैंकर्स इनको प्रोवाइड करते हैं, जो कि ब्लैक मार्केट से आपको मिल जाती है, जो कि आपको डार्क वेब से डेटा मिल जाता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स का। ये दूसरों के थर्ड पर्संस के कार्ड्स यूज करते हैं, उनसे बिल क्लियर करते हैं, और इनको वो जो जिनके इन्होंने बिल क्लियर किए होते हैं वो इनको अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर आप ये सोचें, दिन में सिर्फ $1500-2000 की भी अगर इन्होंने किसी एक कॉल सेंटर ने सेल की है, तो आप महीने की देखें ये $40,000 से $50,000 बनते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये शॉर्टकट है सबसे ज्यादा पैसा कमाने का। अब मुझे दानियाल, इसमें ये आपने बड़ी अलार्मिंग सी चीज़ आप बता रहे हैं कि इसमें आपको बैंक्स भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको डार्क वेब से मिल रहा है, और हमारी तो रूटीन है कि हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो हम अपने कार्ड्स को एंटर कर देते हैं, और उसके बाद वो ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अपडेट हो गई है, या हमने कहीं भी ट्रांजेक्शन करनी है, हमारे तो सिक्योरिटी पासवर्ड्स भी नहीं होते हैं, हम तो बहुत कैजुअली इस चीज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप हमारे देखने वालों को बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपने अपनी जो ये इन्फॉर्मेशन है, और फिर अगर ये बैंक्स के इंटरनली ये काम हो रहा है तो इस पर तो फिर स्टेट को एक्शन लेना चाहिए। 100% ऐसा ही है। देखिए, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है कि कार्ड्स का जो डेटा है वो क्या सिक्योर है। आप किसी भी, आप देखिए, आप अगर किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके अपना कार्ड चार्ज कराते हैं तो वो कोई आपसे पिन, अपना कोई आपके पास कोड थोड़ी आता है OTP कोड से, वो आपने पिन एंटर किया, और बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा होता है जहाँ पे आपका पिन भी नहीं लगाना पड़ता और वो आपका जो है अपना चार्ज हो जाता है। अब देखें, इसके अंदर जो आप कह रही है ना, इसमें अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को डिटेक्शन का एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि अगर आपने कार्ड वहां पे लगाया तो वो आपके पास OTP कोड आएगा, जिसके 3D सिक्योर हम कहते हैं। लेकिन बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जहां पर आप सिर्फ कार्ड की डिटेल्स एंटर करें और कोई कोड नहीं आएगा और वो आपका कार्ड
हो जाएगा। तो ये जो स्कैमर्स होते हैं इनके पास ये सारी लिस्ट मौजूद होती है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि इस तरीके की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को डिटेक्शन को मैकेनिज्म को अपना यूज नहीं कर रही हैं। तो ये वहां पर उनके कार्ड चार्ज करते हैं और अपना ये फ्रॉड जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और आपकी जो बात स्टेट से मुतालिक है, जी बिल्कुल अभी और स्टेट ने जैसे आपने खुद भी बताया कि ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये चीज़ें बिल्कुल ट्रेस आउट हो सकती हैं। आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स आप जो है अपना आईपीस के थ्रू सब चीज़ों के थ्रू जो है आप इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये जिस लेवल पे अभी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, मेरा ये ख्याल है कि इससे भी ज़्यादा इसको और ज़्यादा एक्टिवली काम करना चाहिए। दानियाल, अभी आपने, ये तो हम कांच की बात करें, अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों को अपने इर्द गिर्द सुना है, स्पेशली एल्डर जो लोग हैं, उनको बैंक से कॉल आई है जी कि आपका बैंक का ये इशू है, और वो रेगुलर नंबर से कॉल आ रही है और वो फ्रॉड हो जाते हैं, स्कैम हो जाते हैं, और इसमें बैंक्स भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। वो सिर्फ एक अवेयरनेस मैसेज होता है जो कि वो हर चौथे दिन आपको एक भेज देते हैं, और नंबर भी समटाइम्स फेक आ रहा होता है बैंक का। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जिस पे जो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको भी एक्शन लेना चाहिए कि सिर्फ एक मैसेज से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इतने टेक फ्रेंडली नहीं है बट दे आर ऑपरेटिंग देयर ऑनलाइन अकाउंट्स। तो अब उनको क्या समझ के उनको फ़ोन आया और उनके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं? नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा लोग जो है परेशान हो जाते हैं क्योंकि बैंक्स को अगर आप कंप्लेन करें तो बैंक जो है फ़ौरन ब्लॉक कर देते हैं जहाँ पे वो पेमेंट हुई है और अपना चार्ज बैक इनिशिएट कर देते हैं। तो लेकिन जो स्कैमर्स है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो चार्ज बैक इनिशिएट भी हुआ है तो वो जिस कार्ड से हुआ है उनको अपना चार्ज बैक जो है वापस देना है। इनको तो पैसे आ गए अपना जिनकी इन्होंने बिल इनवॉइस क्लियर की है। तो बैंक काम करते हैं अपने तौर पे, वो जितना कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्कैमर्स है इनको उससे फर्क नहीं पड़ता। इनका फर्क यही पड़ेगा कि स्टेट इन पे एक्शन ले और अपना ग्रैंड ऑपरेशन इनके अगेंस्ट किया जाए। और मैं आपको बताऊं, देखें ये हर इलाके के अंदर खुल गए, आप यकीन कीजिए, मैं कहता हूं आप जहां रहती होंगे ना उस जगह पर भी ये अपना कॉल सेंटर घरों में होंगे। ये इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है, इतना अब ये लोगों को पता नहीं। अब देखिए मेरे पास अभी लास्ट वीक एक केस आया, उसमें मुझे उन्होंने बताया कि मैं एक कॉल सेंटर में गया और वहां पे जो है हमें सिम कार्ड जो है ना सेल करने थे। हमें कहा कि आपने सिम कार्ड सेल करने। अब होता क्या है, वो यूरोप के अंदर अपना उनके पास लिस्ट थी यूजर्स की, उनको वो कॉल करते थे और कन्विंस करते थे जी आप ये सिम कार्ड मार्केट से मिल रहा है 100 यूरो का, आपको हम दे देंगे 60 यूरो में। अब आप मुझे बताएं वो क्यों नहीं लेंगे? अगर 100 को कॉल कर रहे हैं तो 30 ले लेंगे, चलें 40 ले लेंगे। तो वो जो लिए और जो कार्ड से जो पेमेंट हुई है वो कार्ड दूसरे लोगों के हैं। तो ऐसे स्कैम्स इतने ज्यादा हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और अभी अगर जी सॉरी आप कंटिन्यू कीजिएगा दानिया। नहीं मैं यही कंटिन्यू कर रहा था कि फिर अब और स्कैम जो है ये तो देखें डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ये चीजें तो हैं। अब आपने जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात की, मैं खुद अभी एक कैंपेन चला रहा हूँ, आपको मेरा पता ही है सारा गवर्नर इनिशिएटिव, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद एक कैंपेन चला रहा हूँ पेड ग्रुप्स की। ये एक इतना बड़ा स्कैम है कि जिसकी कोई हद नहीं। लोग कहते हैं जी हम आपको, आप आए, पेड ग्रुप की फीस है $10 $50, उसके अंदर आप 10,000 लोग हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लें मंथली $10 से। अब होता क्या है, वो सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं कि जी आप इस कॉइन पे इन्वेस्ट करें, हम आपको जो है ये कॉइन का सिग्नल देंगे कि जी आप इस पे इन्वेस्ट करें, इसके पैसे डबल हो जाएंगे। अब वो उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, वो आगे खुद 50 ग्रुप्स को ज्वाइन किए, मैं वहां के सिग्नल यहाँ पे आके दिए। तो मतलब ये इनके अगेंस्ट भी जो है एक ऑपरेशन होना चाहिए कि ये पूरी आपकी जो बेसिकली क्रिप्टो कम्युनिटी है, क्योंकि मैं खुद भी एक ट्रेडर हूं, तो मुझे पता है कि ये पेड ग्रुप्स की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, लोग अगर आप बाहर 10 लोगों को रोकें और कहें जी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, तो वो 10 में से 8 कहेंगे ये तो अपना क्रिप्टो करेंसी ठीक नहीं है, इसमें तो आपको नुकसान होता है। और मोस्टली परसेप्शन यही है कि जो लोग कमा रहे हैं उनको, लोगों को लगता है वो ठीक है, बाकी लोग को लगता है कि नहीं ये तो फ्रॉड हो जाएगा हमारे साथ। नहीं, वो इसी वजह से कि पेड ग्रुप्स की वजह से वो नुकसान लिए हुए होते हैं, फिर वो 10 लोगों को आगे बताते हैं कि ये तो जो है ना क्रिप्टो करेंसी ठीक चीज नहीं है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। थैंक यू वेरी मच दानियाल, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। दानियाल नागौरी हमारे साथ मौजूद थे, IT एक्सपर्ट। ये जो ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं इसके लिए आपको खुद भी एज अ सिटीजन विजिलेंट होने की ज़रूरत है और इस तरह के स्कैम्स के हाथों परेशान ना हो बल्कि फ़ौरन रिपोर्ट करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए, कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट की बात हम अच्छे नोट पे आगाज करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, कभी कभी पाकिस्तानी टीम हैरान परेशान कर देती है, कभी कभी वैसे मोस्टली हैरान परेशानी करती है। बांग्लादेश से जी 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच हुआ, जिसमें पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मीरपुर के शहर बंगला स्टेडियम में जी खेले गए मैच में बांग्लादेशी कैप्टन जो है लिटन दास, उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह से, वो कहते हैं वो मैं यहाँ क्लीशे से एक जुमला बोलूँगा, खिजा के पत्तों की तरह झड़ गई। पूरी टीम जी 110 रन पर आउट हो गई और पाकिस्तान की जानिब से फ़खर ज़मान के अलावा कोई बल्लेबाज जो है परफॉर्म नहीं कर पाया। आज हम ज़रा बात करेंगे कि क्या चल रहा है इस कारकर्दगी के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है इस पे बात करना। हम हमेशा कहते हैं कि जी पाकिस्तानी टीम कभी अच्छा खेलती है और कभी कभी हम ऐसी टीम के अगेंस्ट हार जाते हैं, जो कि हमारे लिए बड़े अफसोसने की बात होती है। साथ साथ आज हमने एक वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की भी बात करनी है, जो कि बर्मिंघम में खेली जा रही है, जिसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच था वो भारतीय खिलाड़ियों का इनकार उनकी वजह से मनसूख हो गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वो शायद अफरीदी से डर गए या परेशान हो गए, क्या हुआ समझ नहीं आई। उनकी मैदान में मौजूदगी से उनको इतनी जो तशवीश हुई कि यूसुफ पठान हो, इरफान पठान हो, हरभजन सिंह हो, युवराज सिंह हो, 5 खिलाड़ियों ने जी इस मैच को खेलने से इनकार कर दिया, जिससे बड़ी मायूसी हुई फैंस में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस लीग के लिए, लेजेंड्स लीग के लिए इस वक्त यूके में मौजूद हैं। आज हमने इस पर बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त नसीम राजपूत साहब मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच नसीम साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। पहले तो मुझे ये खिज़ां के पत्तों की तरह जो झड़ी हमारी बैटिंग लाइन 110 रन के ऊपर, हाल अहवाल अब आप हमें ज़रा बताएं, क्यों हुआ ऐसा, हम कैसे इतने बुरे तरीके से फ्लॉप होते हैं? उर्मिला, हमारी टीम आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीम कहलाती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि किसी दिन हम ऐसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं कि सबको हैरान कर देते हैं, लेकिन अक्सर हमारी परफॉर्मेंस ऐसी होती है हम खुद हैरान हो जाते हैं कि हमारी कारकर्दगी क्या रही। अगर आप हमारी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड उठा के देखेंगी तो फिर वो स्टैंडर्ड जो है वो एक क्लब लेवल की टीम का दिखाई दिया। कल जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम क्रिकेट खेलती हुई दिखाई दी, हमारा टॉप ऑर्डर खेलता हुआ दिखाई दिया। 3 रन आउट, आपकी इनिंग में अगर 3 रन आउट हो जाएं, जिनमें फ़खर ज़मान जो आपके लीडिंग रन स्कोरर है उनका भी रन आउट शामिल हो, तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग को एक मरतबा फिर ज़रूर देखना पड़ेगा कि हमारी टॉप ऑर्डर बैटिंग को ये एहसास भी दिलाना होगा साथ साथ कि 20 ओवर प्रॉपर तौर पे खेलने हैं हमने। अगर हमारे 5 या 6 आउट हो जाएंगे 50 रन पे, तो नीचे वाले बैटर से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। हमारी नई बैटिंग लाइनअप है। अभी इसी टीम ने बांग्लादेश को पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया। तीनों मैचेस हम लाहौर में जीतने में कामयाब हुए थे। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये खिलाड़ी जाएंगे तो फिर अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन देखिए टीम सिलेक्शन में भी अर्मिला कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। बांग्लादेश की कंडीशन में कि जहाँ पे वो 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं, हम 3 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं। हम 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरे, अबरार के साथ। हालांकि हमें 2 स्पिनर्स और एटलीस्ट जेन्युइन स्पिनर टीम में होने चाहिए, जिसमें दूसरे स्पिनर सुफियान मुकीम मेरी समझ में नहीं आता। सुफियान मुकीम तो आप जितना उन्हें मौका मिल जाना चाहिए था, जितना उन्होंने जब भी मौका मिला पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, वो स्टैंडर्ड हमारी सिलेक्शन का मेयार दिखाई नहीं दे रहा कि हम टीम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा चैम्पियंस ट्रॉफी में आकिब जावेद साहब ही हमारी सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर थे। जहां स्पिनर की ज़रूरत थी आपने स्पिनर टीम में नहीं डाले थे। न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलर्स की कंडीशन थी, वहाँ आपने 3 स्पिनर डाल दिए। इस मैच में भी टीम सिलेक्शन पे बहुत सारे सवालात हैं। आपने अगर नवाज़ को खिलाया था तो नवाज़ को क्या 1 ओवर के लिए आपने शामिल किया था? नवाज़ को ऑलराउंडर शामिल किया था। नवाज़ की सिलेक्शन पे तो पहले ही इतने सारे सवालात हैं कि वो टीम में कैसे सेलेक्ट हो गए। तो मकसद है कि पाकिस्तान में कई सारे फॉल्ट दिखाई दिए। क्लब लेवल की टीम दिखाई दी, आप बैटिंग डिपार्टमेंट में, बॉलिंग डिपार्टमेंट में, फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप किए, विकेट कीपर से कैच छूटा, थर्ड मैन के ऊपर अबरार से कैच छूटा। तो पाकिस्तान को तीनों डिपार्टमेंट में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा, बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग, तीनों शोबों में। जी अर्मिला। अच्छा नसीम साहब, अब आपने बात की, मैं जब से, वैसे तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो ही गया है, मुझे फील नहीं होता, लेकिन जब से मैं क्रिकेट पे बात कर रही हूँ
हमारा मसला वही है, मतलब हमारी सिलेक्शन कमेटी का मसला है, हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं होती, टीम कॉम्बिनेशन का मसला रहता है, फिर कभी प्लेयर अगर एक आउट ऑफ फॉर्म हो गया है, पूरी टीम का ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया जी, एक बैटर अनफिट है, पूरा दरम बरम हो गया निज़ाम, अगर एक बॉलर अनफिट है, हमारा पूरा दारोमदार उस बॉलर के ऊपर था, उसके बाद हमें को मिल ही नहीं रहा। मतलब ये वो मसले हैं जो ओवर द ईयर चलते आ रहे हैं, मतलब इसका कोई सोल्यूशन कोई निकालने को विलिंग नहीं है, कोई है नहीं सोल्यूशन। मसला है क्या, कैसे हल होगा? क्योंकि आप और मैं यहाँ बैठ के ही बात करते रहेंगे अगले मैच में भी कि जी सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, टीम ने अच्छा नहीं खेला, नए न्यू कुछ लोग जो टीम के अंदर शामिल हैं उनका तो की नहीं है। और मिला, सबसे पहले तो आपने सही बात कही कि टीम सिलेक्शन के ऊपर ही बड़े क्वेश्चंस थे। शाहीन शाह अफरीदी आपके लीडिंग विकेट टेकर थे, शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान होना चाहिए, जो सच्चाई है। इस वक्त अगर T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा कोई आपको कप्तान दिखाई देता है तो शाहीन शाह अफरीदी पिछले 4 साल में उनकी कप्तानी में कलंदर्स ने 3 टाइटल PSL के जीते, और जिस तरह उन्होंने लड़ने की सलाहियत दिखाई दी, ग्राउंड के अंदर मुकाबला करने की उनमें सलाहियतें दिखाई दी थी, तो वो हमारे कप्तान होने चाहिए। वो टीम में ही नहीं है। क्यों टीम में नहीं है? इसकी वजह ये कि हमने एक दिमाग बना लिया है कि इसका एटीट्यूड ख़राब है। एटीट्यूड ख़राब खिलाड़ी का नहीं होता। कुछ खिलाड़ियों की तबीयत मुख्तलिफ होती है, कुछ खिलाड़ियों की तबीयत मुख्तलिफ होती है। शुएब अख्तर तो फिर खेलते ही नहीं। शुएब अख्तर बहुत ही नाइस इंसान है, लेकिन ये कि थोड़ी सी उनकी तबीयत मुख्तलिफ है। शुएब की क्रिकेट कम हुई इस वजह से कि प्रॉपर हैंडल नहीं किया। अगर जनरल तौकीर ज़िया जो उस वक्त मंगला कोर के भी कमांडर थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ, अगर वो प्रॉपर तौर पे हैंडल नहीं करते तो शायद शुएब अख्तर भी इतनी क्रिकेट नहीं खेलते। हमने उमर अकमल का टैलेंट ज़ाया किया है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। हमने अहमद शहजाद का टैलेंट ज़ाया किया है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। आज हम अपने करंट प्लेयर्स को तबाह करने के लिए जा रहे हैं। उनमें शाहीन शाह अफरीदी की मैं बात करूँ, आपके अगर बाबर आजम की मैं बात करता हूँ, बाबर नॉट एज ए ओपनर, लेकिन बाबर 3 नंबर के ऊपर जो है वो आपकी T20 टीम में भी बनते हैं। जिस तरीके से विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट ने बहुत क्रिकेट खेली, जो बारी को लेके चलना जाए, थोड़ी बारी लेके चले, बारी को लेके बनाना भी आता हो उसको, तो वो मिस कर रहे हैं। बाबर और रिजवान ओपनर, उन्होंने टीम तबाह की थी एज ए ओपनर, 160 रन की टीम बना दिया था, लेकिन अभी तक हम अपने कॉम्बिनेशन को नहीं बना पा रहे हैं। हमें कहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें अपनी बारी को लेके चलना होगा। जैसे बाबर आजम के मैं 3 नंबर पे बात कर रहा हूँ, होने चाहिए वो 3 नंबर के ऊपर। बार बार बाबर नहीं आते, बाबर भी ज़ाया कर देंगे आप उनका कॉन्फिडेंस शेक करने के बाद। जब कोई थोड़ा सा बड़ा प्लेयर बन जाता है, हमारी मैनेजमेंट की आंखों में वो क्या कहते हैं, परेशानी का सबब बन जाता है। तो मैनेजमेंट की परेशानी वहीं शुरू हो जाती है जब कोई बड़ा नाम बनता है। एटीट्यूड को संभालना घर के बड़ों का काम है। टीम मैनेजमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा, इनका काम एज ए बड़ा और मेंटोर घर के बड़े का है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे की तबीयत मुख्तलिफ होती है, लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं होता कि किसी बच्चे का एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो उसको घर से अलहदा कर देते हैं। वो उसकी मेंटोरिंग करके लेके चलते हैं। उन्हें पता होता है कि ये भी मेरे घर का ही बच्चा है। लेकिन हम ज़रा सा अगर एटीट्यूड प्रॉब्लम हमें लग जाए कि मुझसे कैसे ऐसे बात कर ली, साइड में बैठो जी और तैयारी करो, वो भले आपका सबसे बेहतरीन बॉलर हो। तो अपनी अनापरस्ती ख़त्म करें, पाकिस्तान के मुफाद में सोचें। और फिर आपको चाहिए होते हैं वो बच्चे के जो खामोशी से बैठ के खेल रहे हो, भले वो टीम हरवा रहे हो, ऐसा ना करें। मेरिट का ख्याल रखें। बार बार टैलेंट शाहीन शाह अफरीदी जैसा नहीं आता, बाबर आजम जैसा नहीं आता। इस चीज़ को कंसिडर करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अच्छा नजीम साहब, आपने शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र किया, शाहिद खान अफरीदी ने डरा दिया इंडियंस को, क्या हुआ? वो इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रायना सब कहते जी अगर अफरीदी मैदान में नजर आए तो हम नहीं खेलेंगे। क्या हुआ, इतना डर? एक अफरीदी सब पे भारी ऐसा लगा यहाँ पर जो हमें दिखाई दिया। वाकई में वैसे मैं आपको अर्मिला एक बात बताऊँ, मुझे इंडिया के कई सारे टूर करने का मौका मिला। मैंने IPL भी वहाँ पे कवर किया है। मैंने सानिया शुएब की शादी की बहुत हाइप बनी थी उस वक्त, सानिया मिर्ज़ा शुएब मलिक की मैं कवर करने गया था। वर्ल्ड कप मैंने कवर किया 2004 में, सीरीज़ हम 16 शहर गए थे। मैंने इंडिया में आवाम की बड़ी मोहब्बतें देखी, लेकिन मैंने शाहिद खान अफरीदी का करिश्मा इंडिया में देखा था। अर्मिला मैं आपको बताऊँ, रियली मैं सच्चाई से बता रहा हूँ। एक CSP ऑफिसर थे, उनकी अहलिया कोलकाता के अंदर हम थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया बहुत दीवानी है शाहिद खान अफरीदी की। वो तस्वीर बनवा के वहीं बेहोश हो गई थी।
ये शाहिद खान अफरीदी का, मैं आपको कोलकाता में करिश्मा बता रहा हूँ, मैं अहमदाबाद में बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के गढ़ में एक बच्ची थी कि वहाँ पे 3 बाड़ लगाई गई थी सिक्योरिटी की वजह से, वो तीसरी बाड़ में बेचारी चली गई थी, उसका सारा उबाया वगैरह सब जो है वो इतनी बेचारी दीवानी थी। और उसके माँ बाप, जब हम प्रैक्टिस सेशन कवर करके निकले, अगले दिन मैच था, तो दिखाने लगे कि भाई ये अफरीदी की फ़ैन है, ये इतनी ज़्यादा जो है ना वो दीवानी है इसकी। तो अफरीदी की दीवानगी हमने देखी है, अफरीदी से जेलेसी भी देखी है। मुझे याद है वर्ल्ड T20 में कवर कर रहा था साउथ अफ्रीका में पहला, इधर शाहिद अफरीदी आउट हुए, इधर पूरा इंडियन मीडिया हरा आउट कर दिया, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने इनकी ठुकाई इतनी की है, इतना इनको वो फैंटी लगाई है कि इनके ख्वाब में भी जो है वो शाहिद खान अफरीदी चल रहे होते हैं। देखिए, अगर अभी इस मामले पे जो जंग का मामला हुआ था, शाहिद खान अफरीदी जिंदाबाद, मेरा पाकिस्तानी, मुझे प्राउड है उसके ऊपर कि जो खुल के बोला मेरे मुल्क के लिए। यहाँ तो बहुत सारे क्रिकेटरों की आवाज़ नहीं निकलती, शाहिद खान अफरीदी खुल के बोला था और वही तकलीफ उन्हें दिखाई दी। मेरा सवाल यह है कि जब चैंपियंस लीग खेलने के लिए इंडियन प्लेयर्स अपने मुल्क से इंग्लैंड जा रहे थे, क्या उनको नहीं पता था कि उनको पाकिस्तान से खेलना है? क्या उन्हें ये नहीं पता था शाहिद अफरीदी इस टीम का हिस्सा है? वो तो सब जानते थे, इसके बावजूद वहां पहुंचे थे। उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद कुछ लोग जो चूजे वाले, जो बच्चों वाले दिल थे, वो डर गए, और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान से खेल लेंगे तो क्या होगा। वहां रातों रात बैठ के एक मैच पाकिस्तान भी खेल चुका है, एक मैच इंडिया भी खेल चुका है। अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच है तो रात को उनको बुखार चढ़ जाता है और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान से नहीं खेलना है, क्योंकि हमारे मुल्क में शाहिद खान अफरीदी और पाकिस्तान और पुलवामा अटैक। अरे पुलवामा अटैक हुए हुए तो आज 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तुम तो खेलने के लिए इंडिया से लंदन आ गए हो, और वहाँ आने के बाद तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है कि पाकिस्तान से नहीं खेलना है। शाहिद खान अफरीदी टीम में होंगे तो फिर टीम जो है वो ग्राउंड में भी नहीं होंगे। अरे भाई, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? माजी में आप हमेशा खेल को सियासत में लेके आते रहे हो, पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा रोल रहा है, उन्होंने कभी खेल को सियासत में नहीं आने दिया। लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान की मजबूरी हो गई है, अब पाकिस्तान ने भी कहा टिट फॉर टैट बहुत हो गई भाई, हम गर्दन झुका के आपके मुल्क में आ जाते हैं। अब ICC का इवेंट होगा या SCC का इवेंट होगा, जो भी इवेंट होगा पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। इवन कि आपने देखा अभी हॉकी का एशिया कप, बिल्कुल उसमें पाकिस्तान ने जाने से मना कर दिया इंडिया में कि भाई हमारे मैचेस आप न्यूट्रल वेन्यू पे रखें, हमारे खिलाड़ियों को वहां पे खतरा हो सकता है। तो अब पाकिस्तान भी उसी तरीके का रिप्लाई करने पे मजबूर किया इंडिया ने। शाहिद खान अफरीदी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा खेल से बड़ा मैं नहीं हूँ, मेरी वजह से अगर मेरे हटने से खेल होता है तो खेल होना चाहिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, लेकिन खेल को आप सियासत में नहीं लेकर आओ। क्रिकेट डिप्लोमेसी ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर बनाने में माजी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं आपकी इसी बात से आगे कंटिन्यू करूंगी कि अगर आपको पता था कि आप इस लेजेंड्स लीग के अंदर पाकिस्तान के बदले मुकाबल होने वाले हैं और अफरीदी हैं, मोहम्मद हफीज हैं और लोग हैं जो खेल रहे हैं, तो आपको फिर आने की भी क्या जरूरत थी? आप उसी वक्त मना कर देते कि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच ही नहीं खेलेंगे। वहां आकर फसाद डालना, ये तो वो फुप्पो वाला हिसाब हो गया ना, जिसमें हम मजाक उड़ाते हैं कि आके जी फसाद डाल दो कि अब नहीं, मैं नहीं खेल रहा हूँ तो ये कोई भी नहीं खेलेगा। ये तो गली मोहल्ले में होता था क्रिकेट में कि ये बच्चा अगर आएगा तो मैं घर से निकलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। मेरे ख्याल चैंपियंस लीग और लीजेंड लीग के जो मुंतजमीन है आर्मिला, उनको एक्शन लेना चाहिए इंडिया के उन प्लेयर्स के खिलाफ के जिन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था खेलने का और उसके बाद उन्होंने आके मना किया। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तो मना नहीं किया इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। देखिए आपको मैं बताऊं, हम रोज़ इंडिया बहादुर से सुन रहे होते हैं, BCCI बहादुर कह रहे होते हैं, उनका मीडिया जो ऐसा लगता है कि पेड मीडिया है, नरेंद्र मोदी का भी, उनके क्रिकेट बोर्ड का भी, वो रोज़ एक नई खबर छोड़ता है, एक नया शोशा छोड़ता है। जी ICC की मीटिंग हो रही है ढाका में, ढाका तो नहीं जाएंगे, हसीनाबाजी 2-3 तो वो ढाका चले जाते, लेकिन वो ढाका नहीं जाएंगे, हम मीटिंग में भी नहीं जाएंगे, खेलना तो दूर की बात है। अब वो रोज़ एशिया कप की एक नया शोशा छोड़ रहे होते हैं कि एशिया कप में इंडिया नहीं खेलेगा, एशिया कप में पाकिस्तान से मुकाबला नहीं होगा। उनका मीडिया चलो ये काम कर रहा होता है, लेकिन उनके मीडिया का कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ नहीं है। एशिया कप कैसे नहीं होगा? आप भी बैठिए, यहाँ बैठा हूँ मैं भी, एशिया कप भी होगा, क्योंकि जितना बड़ा लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उस चैनल के साथ, जो इंडियन बेस्ड चैनल है, उसने पैसे ही पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दिए हैं। उसने कोई क्या श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच के दिए या बांग्लादेश और इंडिया के मैच के पैसे दिए? आई एम श्योर उसने तो पैसे ही पाकिस्तान इंडिया के मैच के दिए। तो इसी तरीके से
जो चैंपियंस लीग के मुंतजमीन हैं उन्होंने भी पैसे ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दिए हुए थे, जो टेलीविजन राइट्स बिके, तो जाहिर है वो सू तो करेंगे, इनको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, वो और भी करना भी चाहिए। लेकिन अगर वो भी अगर इंडियन मालिकान है। ठीक है, सॉरी मेरे पास टाइम जी, कम अरमिला। हो गया। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। नसीम राजपूत Thank you. सीनियर एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। वैसे तो लाला का टेरर हर जगह है एंड आई एम श्योर कि इंडियन प्लेयर्स ने जो स्टांस लिए है इनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि आफरीदी अगर इस मैच में नहीं खेलेंगे तो कहीं और खेलते हुए आपको नजर आएंगे। सो ये अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। लेकिन जाते जाते क्रिकेट की बात हो रही है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ओलंपिक्स मुकाबलों में जी 128 साल के बाद वापसी हुई है क्रिकेट की, और 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी और मैचेस की तारीखों का भी ऐलान किया गया है। बाज़ाब्ता आगाज़ जो है जुलाई 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में होगा, और इसमें जी ये ओलंपिक्स अमेरिका बल्कि क्रिकेट की अगर आलमी तारीख की बात कीजिए तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों की 6 टीम्स जो हैं T20 फॉर्मेट में मद्दे मुकाबिल होंगी। तो ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट की वापसी इत्सल्फ एक बड़ी हिस्टोरिक मोमेंट होगा। इस पर भी हम ऑन ऑफ बात करेंगे। अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, लेकिन हमने आज 2 टॉपिक्स पे बात करनी है। एक तो आपका ब्यूटी से ताल्लुक़ है और दूसरा भी मुझे लगता है इनडायरेक्टली आपकी ब्यूटी, एनर्जी और हर चीज़ से ताल्लुक़ होता है। यानी आज हम वैसे तो मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि वह टाइम बहुत सारी चेंजेस आती हैं मेकअप ट्रेंड्स के अंदर। कभी हम जो कह लें लाइट मेकअप या नो मेकअप लुक की तरफ जाते हैं, लेकिन जो कि वेडिंग सीज़न आता है तो उसमें ब्राइड्स भी इस ट्रेंड की तरफ आ गई है काफ़ी हद तक। तो उसके लिए हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद है रुबाब काशिफ, इनका अपना मेकअप स्टूडियो है, उसके साथ साथ ये मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से हमें गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रुबाब। सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ जी आज हम ब्यूटी स्लीप की बात करेंगे, साथ साथ ब्यूटी से रिलेटेड आपकी नींद पूरी होना। वैसे तो हमारी आजकल की रूटीन इतनी तेज़ हो गई है कि हमारी जो नींद पूरी ना होना है, हम हर वक्त कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी नींद पूरी नहीं हो रही है, स्लीपिंग पैटर्न्स नहीं अच्छे, क्योंकि लेट नाइट स्क्रोलिंग और ये सारे मसले भी हमारे रहते हैं। कुछ लोग लेट नाइट काम कर रहे होते हैं, उनके भी बड़े इश्यूज़ होते हैं। तो आज आपकी जो नींद है वो पूरी होना कितना ज़रूरी है और उसका आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर कैसा इम्पैक्ट आता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हिना फातिमा, उनको खुशामदीद कहेंगे। हिना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और किचन के अंदर हम चलेंगे और जहाँ पे शेफ़ हमारे साथ मौजूद है चौधरी राहील। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक क्या ठाक। बना रहे हैं आज आप? आज मैं स्टफ़ चिकन बना रहा हूँ और साथ में फ्रेश लेमनेड बना रहा हूँ। ठीक है, तो स्टफ चिकन के लिए आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं, ज़रा हमें रेसिपी बताएं। स्टफ़ चिकन के लिए मैडम एक चिकन की ब्रेस्ट होती है, ठीक है, जिसे एक ब्रेस्ट स्टेक की ब्रेस्ट होती है ना, उस फिले से काट लेते हैं। ठीक है, उसमें फिर चीज़ की स्टफिंग होती है, उसमें आलमंड वगैरह होते हैं, ओलिव्स वगैरह होते हैं, कैप्सिकम वगैरह होते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, अगर और हर्ब्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वो उसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर स्टफिंग होती है। उसके बाद उसे ब्रेड क्रम किया जाता है, ब्रेड क्रम करने के बाद उसे फ्राई किया जाता है, फ्राई करने के बाद उसकी सॉस बनती है एक बड़ी स्पेशल किस्म की, ठीक है, जो कि उसके ऊपर फिर टॉपिंग पे आती है, और साथ में इसके मैश पोटैटो होता है और वेजिटेबल होते हैं। ठीक है। मैं आपसे सॉस की रेसिपी अभी पूछूंगी, जब मैं गेस्ट से बात कर लूँ, जब आप सॉस बनाने लगेंगे तो फिर हम आपको रेसिपी बताएंगे। जी ठीक हो गया मैडम। चलिए जी रबाब, फैशन ट्रेंड्स, मेकअप ट्रेंड्स बड़े चेंज होते हैं। पहले तो हम देखते थे कि ब्राइडल सीजन आता था तो हम बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें देख के लोगों से इंस्पिरेशन लेकर और फिर हम मेकअप डिसाइड करते थे। अब लोगों को आइडिया होता है, ब्राइड्स को आइडिया होता है व्हाट डू दे वांट। एग्जैक्टली। अब ब्राइड्स में भी बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, उन्हें पता है कि उनकी पर्सनालिटी पे कौन सा मेकअप कॉम्प्लीमेंट करता है। एट टाइम्स ब्राइड आती हैं हमारे पास पिक्चर्स लेके कि हमें ऐसा मेकअप चाहिए। एट टाइम्स वो उनके फेस पे और फीचर्स पे बहुत अच्छा जा रहा होता है, वो बहुत अच्छा कैरी कर रही होती हैं उसे, और जब वो नहीं कर रही होती तो वी जस्ट टेल देम, और वो उस चीज़ को बड़ा अच्छा पिक करती हैं कि शी मस्ट बी सेइंग राइट, क्योंकि उनका वर्क एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो ब्राइड्स को बड़ी नॉलेज हो गई है अब मेकअप ट्रेंड्स के बारे में विद टाइम। अभी आजकल कैसा ट्रेंड चल रहा है? नो मेकअप तो हमने ओवर टाइम बहुत ज़्यादा देखा है कि अभी भी लोग प्रेफर करते हैं। देखें, इफ़ द आईज आर बोल्ड, ठीक है, स्किन में तो एक ही सीन है ना, स्किन का सिर्फ ये सीन है कि आपकी फ्लॉलेस लगनी चाहिए,
टू सम एक्सटेंट जितना हमारी स्किन, बिकॉज मेकअप इज मेकअप, इट्स नॉट अ सर्जरी. वी नीड टू अंडरस्टैंड We इट्स need नॉट to अ सर्जरी, understand, राइट? yeah. उसके बाद जो मतलब हमारी जो बहुत ग्लोई सी स्किन हमारी, वो तो एक सबका एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया ना कि हमें एक बहुत ड्यूई और ग्लोई सी स्किन चाहिए. वो तो सबको मिलती ही है. एवरी ब्राइड, एवरी नो मेकअप लुक, सबको यही चाहिए होता है कि स्किन हमारी बहुत ग्लॉसी, शाइनी, ड्यूई होनी चाहिए. उसके बाद जो हमें मतलब आइज़, इफ़ द आइज़ आर बोल्ड तो लिप्स हम म्यूट कर देते हैं. म्यूट कर देते हैं, ओके. इफ़ द लिप्स आर बोल्ड तो हम आइज़ को थोड़ा म्यूट कर देते हैं, क्योंकि एक हमने एक प्रॉपर उससे चलना है, Balance करना है, yeah. बैलेंस करना है. शार्प लुक्स आर नॉट इन ट्रेंड. बहुत शार्प लुक्स को लोग नहीं अब लाइक करते. कि एक वक्त था कि मतलब लोग कहते थे कि लिप्स भी बोल्ड हों, आइज़ भी बोल्ड हों. मतलब वो एक एरा गुजर चुका है. आई कैन इमेजिन. मैंने बहुत सारे ऐसे ज़ाहिर है विद टाइम, अभी तो पहले मैंने एक्सपीरियंस किया भी है और देखा भी है कि लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक को प्रेफर करते थे. अच्छा जी, अब हमने नींद के हवाले से बात करनी है ना. अब ज़ाहिर है हमने देखा है कि विद टाइम हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, और इसमें फिर हमारा लाइफस्टाइल ओवरऑल डिस्टर्ब होता है. आप वेट गेन कर रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. नींद पूरी होना और आइडियली कितनी नींद होना ज़रूरी है? आइडियली तो 8 आवर्स की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. और ऑब्वियसली अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती है तो आप वेट गेन कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है. और जब उसकी मिकदार आपके जिस्म में ज़्यादा हो जाती है तो उससे ये होता है कि आपके पेट में और पेट के इर्द गिर्द के बाकी हिस्सों में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा इशू बनावे. और लेडीज़ के लिए तो PCOS की बहुत बड़ी वजह बनावे. बिल्कुल ठीक है. तो ये एक फैक्टर बीच में आ रहा होता है. उसके अलावा जब आपकी नींद नहीं पूरी हो रही होती है तो ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहा है, आपके मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहा है, और आपकी इमोशनल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहा होता है. अच्छा है ना, ज़ाहिर है जब हम नींद की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का वर्क पैटर्न ऐसा होता है कि वो नींद उस तरह से नहीं ले पा रहे होते. तो कुछ हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि हमें शौक है ना, रात को जागना है, सीज़न देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं. कैसे बेहतरी ला सकते हैं ओवरऑल अपने स्लीपिंग पैटर्न्स में? हम स्लीपिंग पैटर्न में बेहतरी लाने के लिए ना आपको स्लीप हाइजीन अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी. वेरी इंपॉर्टेंट. डैट इज़ के सबसे पहले आप स्टार्ट करें अपने डिजिटल डिटॉक्स से. वो ये होता है कि आप सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें और ख़ुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें. मेडिटेशन कर लें या फिर कुछ पढ़ लें और फिर उसके बाद सों. वो जब उसके बाद आप सोएंगे ना, फिर ये होगा कि आपकी जो स्लीप होगी उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी. क्वांटिटी फॉर एग्जांपल, आपने सुबह जल्दी उठना है, आप लोग 5 घंटे की नींद ले लें, 6 घंटे की नींद ले लें, 4 घंटे की नींद ले लें, लेकिन अगर आपकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी तो वो आपकी स्लीप को बेहतर कर देगा. रवाब, विद टाइम मैंने पहले भी बात की कि हमने मेकअप ट्रेंड्स को इवॉल्व होते हुए देखा है. इस ब्राइडल सीज़न व्हाट आर योर थॉट्स कि किस तरह का ब्राइड्स का जो कलर कॉम्बिनेशंस है, आउटफिट से लेकर मेकअप तक, क्या नज़र आ रहा है कि किस तरह के ट्रेंड्स होने वाले हैं? देखिए, 3 बेसिक इवेंट्स होते हैं एक लड़की के लिए, ठीक है. एक मेहंदी, एक बारात और एक वलीमा, ठीक है. तो तीनों के कलर थीम्स डिफरेंट है, मेकअप थीम्स डिफरेंट हो जाएंगे तीनों के. मतलब मेहंदी पे दे मोस्टली गो विद ओपन हेयर, छोटे से फ्रंट पे ब्रेड्स आ जाती हैं, और इनका कुछ इस तरह से हो जाता है कि ब्लो ड्राई स्टाइल में नीचे से कर्ल्स ले रही होती हैं या ब्रेड्स ले रही होती हैं ओवरऑल कंप्लीट. मतलब वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल. विंग लाइनर, जूसी न्यूड लिप्स, पिंक लिप्स, पीची पिंक लिप्स चल रहे होते हैं मेहंदी पे. और उनके कलर थीम्स भी यही मतलब मेहंदी के फॉरएवर वही कलर्स हैं, लाइक पिंक्स, येलोज, ग्रीन्स, वाइब्रेंट कलर्स हैं. और ये वाइब्रेंट कलर फॉरएवर वाइब्रेंट है. मतलब इसका फैशन इन और आउट नहीं हुआ. लाइक इट्स सिंस एवर सिंस आवर आई थिंक पेरेंट्स एज यही मतलब सारी चीज़ें या यही कलर्स चल रहे हैं, कलर पैलेट चल रही है. अब व्हेन वी टॉक अबाउट बारात, तो बारात पे भी हम बहुत से लोग वेरिएशन चाह रहे होते हैं और बहुत से लोग चाह रहे होते हैं कि नहीं, हम रेड ही वेयर करेंगे. रेड वेयर करना हमारा कल्चर है. आई थिंक इट्स गुड कि मतलब आप कल्चर को फॉलो भी करें और उससे मेकअप ट्रेंड्स चेंज करें. अगर एक कलर ब्राइड की नीड है, अगर उसकी डिज़ायर है कि मैंने रेड पहनना है, तो ठीक है रेड पहने. बट रेड आप वो वाला रेड चूज़ करें कि जो थोड़े से, अगर आप डार्क हैं तो थोड़े से डीपर रेड में जाएं, नॉट ब्लड रेड. बिल्कुल ठीक है. वो डीपर टोन्स को
कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। अगर आप गो फॉर मरून्स, ठीक है, मोहगनी कलर्स में चले जाएं, मरून्स में चले जाएं, रेड की डीपर टोन्स में जाएं अगर बारात हैं, और उसके साथ बारात में यूजुअली लोग स्लीक बन भी ले रहे होते हैं। या विद टाइम ये तो बहुत स्लीक हेयर डूज का ट्रेंड आया है। या एग्जैक्टली, स्लीक बन्स भी ले रहे हैं, और मतलब अक्सर लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जिनका फॉरहेड थोड़ा सा बिग होता है, तो उनका होता है कि मुझे ओपन कुछ इस तरह का हेयर डू करें कि मेरी फ्लिक्स आएँ और मेरा ब्रॉड जो मेरा ये फॉरहेड है वो कवर हो जाए। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमाइज्ड होते हैं हेयर स्टाइल भी कि अगर इफ़ समबडी हैज़ अ बिग फॉरहेड तो उनका हम थोड़ी सी फ्लिक्स छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लूज सा बना देते हैं। इफ़ समबडी इज़ कंफर्टेबल विद स्लीक तो हम स्लीक कर लेते हैं। मतलब ये दोनों चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और वलीमे पे तो बहुत वेरिएशन हुई है हेयर स्टाइल्स में। हॉलीवुड वेव्स, बीची वेव्स, ये पहले नहीं थी। हाँ, पहले तो बहुत सिंपल सा एक होता था हेयर डू, और लोग प्रेफर करते थे कि एक ही सारी ब्राइड्स मुझे एक जैसी लगती थी, क्योंकि वही होता था कि लाइट मेकअप वलीमे पे। कलर्स कलर बड़े डिफरेंट हो गए हैं, पेस्टल कलर्स हो गए हैं, मतलब लाइलैक हो गया, पाउडर ब्राउन हो, पाउडर ब्लू हो गया, बहुत डिफरेंट कलर्स आ गए हैं और बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं। अच्छा है, हाँ, इट्स अ गुड ट्रेंड, एंड आई थिंक ट्रेंड्स अच्छे होना ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा है ना, अब बच्चों के लिए जाहिर है हमने जैसे बात करें कि स्लीप पैटर्न्स अच्छा होना चाहिए, बच्चों की नींद का अच्छा होना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली वेकेशंस के अंदर उनके स्लीप पैटर्न्स बड़े डिफरेंट हो जाते हैं, बट फिर जब दोबारा से स्कूल री ओपन होते हैं तो फिर पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बच्चे भी कर रहे होते हैं, क्रैंकी हो रहा होता है बच्चा। कैसे बेहतर किया जा सकता है जी? बच्चों के हवाले से मैं ये कहूँगी कि बच्चों की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बच्चा जब छोटा होता है ना, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसकी स्लीप की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होती चली जाती है। जब हम एडल्ट बन जाते हैं तो हमारे लिए 7 घंटे की नींद और 8 घंटे की नींद भी इनफ होती है। लेकिन बच्चों के हवाले से इट इज़ कंपलसरी, और पेरेंट्स की ड्यूटी है कि ना ही तो क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, ना ही क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। उनका रूम इस तरह से डेकोर करें जिसमें उनके पास गैजेट्स ना हों, उनके पास LEDs उस रूम में ना हो, और उनकी क्वालिटी भी बेहतर हो और उनकी क्वांटिटी भी बेहतर हो, ज़्यादा नींद लें। अच्छा, ये तो बड़ों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप नींद ले रहे हैं तो हमें बहुत इंटरवल्स में नींद आती है। अब आई डोंट नो ये सबके साथ होता है, बट आई फील कि हमारी विद टाइम एंड विद एज हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न्स है वो उसमें बहुत ब्रेक्स होते हैं। वो जो एक सुकून की गहरी नींद हो ना, वो आजकल हम में से मोस्टली लोग एक्सपीरियंस नहीं करते। हालांकि पहले ऐसे होता था कि आप सो रहे हैं तो आपको नहीं आइडिया। क्या वजह है इसकी? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्लीप हाइजीन। आप अपनी पूर स्लीप हाइजीन यूज़ कर रहे हैं ना। सोने से कुछ देर पहले आपके हाथ में मोबाइल है, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और स्क्रॉलिंग करते हुए आप सो रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पुअर डाइट। आप वो खुराक खा रहे हैं जो ठीक है ही नहीं। आपका कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा, आपको कैसे अच्छी नींद आएगी? आपको बैलेंस करना होगा। आई वुड ऐड ऑन, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे। एक्सरसाइज ये बहुत भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है, क्योंकि आप थक कर सोते हैं ना, फिर आपको पता ऐसा ही लगता है ऐसे ही है। क्या मैं जो जिम किया हो ऐसा ही है। और एक्सरसाइज के 2 ही बेहतरीन टाइम होते हैं, या तो आप सुबह उठ के करें या फिर आप सोने से पहले कर लें। ऐसा ही होता है। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा, खुद भी बात की कि नॉर्मली हमारा खाने पीने का, हम रात को खाना खाते हैं और लेट नाइट जो क्रेविंग्स होती हैं ये भी बड़े काम है। मीठा खा लेते हैं रात को, उठते हैं कोई भी चीज़ ऐसे मंचिंग के लिए कर ली, वो भी बहुत मुझे लगता है डिस्टर्बेंस क्रिएट। वो जो लेट नाइट क्रेविंग्स होती है ना, वो ज़्यादातर तब हो रही होती हैं जब आपको नींद नहीं आ रही होती है। बिकॉज बायोलॉजिकली अगर आप इस चीज़ को स्टडी करें तो जब आपको नींद नहीं आ रही होती है ना, तो आपका ब्रेन ऐसे केमिकल्स को रिलीज़ कर रहा होता है कि आपका तली हुई चीज़ें खाने को, कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा होता है, मीठा खाने को। तो अगर हम अपनी स्लीप हाइजीन ठीक कर लेंगे तो आपकी क्रेविंग्स भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे सारी बातें डायरेक्टली मुझे सुना रही है कि आप ये करती है तो आपके साथ ये हो रहा है। मैं भी अपना वही वाले सवाल कर रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, एक्चुअली मैंने जब से सोचा है कि मैंने आई हैव टू ईट क्लीन ईटिंग करनी है, हेल्दी ईटिंग करनी है, मैं तब से ही साइकोलॉजिकली मैं आपसे, चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ है, उल्टी चीज़ें खाने का दिल कर रहा है। मीठा खाना है मुझे चटपटी चीज़ें खानी है, मुझे फ्राइड चीज़ें खानी है। हालांकि मैंने खुद को तैयार किया है कि आई हैव टू ईट हेल्दी एंड क्लीन। वो जो आपने खुद को तैयार किया होगा ना, आपने प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी होगी। हाँ। अपने ब्रेन पर। ह्यूमन ब्रेन काम ही ऐसे करता है। हम जब बच्चे को कहते हैं ना ये काम नहीं करना, तो उसने वही कर। एग्जैक्टली, ह्यूमन ब्रेन इज लाइक दिस। हम अपने ब्रेन को कहेंगे ना ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना, तो हमारा ब्रेन कहेगा अब तो यही खाना है। यही खाना है। यू आर राइट। एग्जैक्टली। Should I add on something? Sure.
इट्स जस्ट अ डिस्कशन थिंग। तो मैं व्हाट आई डू व्हेन आई स्लीप, लाइट्स ऑफ करने के बाद व्हाट आई डू कि मैं अपने पूरे रूम में एयर फ्रेशनर करती हूँ, और मतलब उसके बाद मैं अपने पिलो पे परफ्यूम लगाती हूँ। आई डू इट ऑन माई सेल्फ। तो मुझे एक अच्छी सी अपने से वाइब आने लगती है, देन आई एंजॉय माई स्लीप। आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे, आई एंजॉय माई स्लीप। चले माशाल्लाह। और उसकी रीज़न भी ये है कि मतलब मैं थोड़े से वो प्रोटोकॉल्स कर लेती हूँ करती है फर्स्ट स्लीपिंग, और इट्स गुड, समहाउ इट्स गुड, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये हम समटाइम्स टीवी देखते देखते सो गए हैं, हमने उस चीज़ का ख्याल नहीं किया। अगर हम कुछ बैठे हुए हैं बातें करते करते, जहाँ पे काउच पे जगह मिली, वो जो प्रोटोकॉल के साथ एक तैयारी करके सोने वाला प्रोसेस है ना, आई फील उससे अच्छी नींद आती है। ऐसा ही है, यही आपकी स्लीप हाइजीन के बीच में काउंट होती हैं चीज़ें। वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सरसाइज करते हैं ना, हम प्रॉपर जिम जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, फिर हम जाके एक्सरसाइज करते हैं। नींद इतना बुनियादी एक चीज़ है हमारी ज़िंदगी की, और उसको हमने निगलेक्ट किया हुआ है। हम लेट जाते हैं, स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, हम कहते हैं आ गई तो आ गई, नहीं तो कोई बात नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। चलिए जी, किचन में से खुशबू आ रही है, ज़रा किचन का रुख भी कर लेते हैं। शेफ़ राहील हमारे साथ, क्या सॉस बना रहे हैं आप शेफ़? जी। सॉस के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और कैसे बना रहे हैं, हमें बताएं जरा। सॉस के लिए मैडम एक सबसे पहले तो गार्लिक यूज़ होता है। ठीक है। ऑयल में गार्लिक सोते करना होता है, फिर इसके लिए मशरूम, ओलिव वगैरह होते हैं, वो भी सोते करने होते हैं। ठीक है। उसके बाद मैडम ऐसे कुकिंग क्रीम होती है, कुछ लोग मिल्क पैक क्रीम भी यूज़ कर लेते हैं, तो कुकिंग क्रीम भी बेस्ट है, लेकिन मिल्क पैक क्रीम भी बेस्ट है। तो इसके लिए फिर इसके कुकिंग क्रीम के बाद टेस्ट वगैरह होते हैं, जो कि हर्ब्स होते हैं, क्रश चिली होती है, चिकन पाउडर होता है, और वाइट पेपर वगैरह होता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा सा टेस्ट निकल आता है सॉस का। तो जब ये आप ट्राई करेंगे आप, तो आप माशाल्लाह आप खुद बताएंगे। डन। मैं अभी आप सॉस, अभी आपने वो उसको फ्राई कर लिया है चिकन? जी मैंने फ्राई भी कर लिया, ये सॉस भी बन गई, बस जल्दी अब आपने इसकी सर्विंग करनी है, राइट? आप फाइनली इसकी प्रेजेंटेशन कर रहे हो। आप मुझे ये बताएं कि जो हेयर कलर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनालिटी के अंदर। मोस्टली पीपल अब टाइम मुझे लगता है हाईलाइट्स, लो लाइट्स का लोग ज़्यादा रुझान है, और पाकिस्तान के अंदर तो मैंने बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड देखा है। कलर आपके कॉम्प्लेक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट करना और कितना ज़रूरी है, और लोगों को कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए। इवन मैंने देखा है कि बहुत से ख़वातीन अगर सैलून्स पे जा रही हैं तो वो बस कहती हैं कि मुझे फ़लाने की तस्वीर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे ऐसे बाल चाहिए। अब वो उसका कम्प्लेक्शन, उसका फेस कट, उसकी सारी ओवरऑल पर्सनालिटी कॉम्प्लीमेंट करे ना करे। हेयर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम दीज डेज। एवरी सेकेंड डे हम क्लाइंट की आधा घंटा लगा के काउंसलिंग करते हैं कि आपको ये कलर चाहिए, आपको ये कराना चाहिए। मतलब एक होती है डिज़ायर, एक होती है नीड। ठीक है, उनकी नीड ये होती है कि ग्रे कवरेज भी हो जाए और बहुत लाइट भी हो जाए, बाल भी ख़राब ना हो। वेयर इज़ द मिड वे? मतलब हमारे लिए हेयर टेक्नीशियंस के लिए कौन सी वो मिड वे है जो मतलब करें। और ऊपर से एक मतलब इट्स अ फैमिली शो, आई वुड ऐड ऑन, लेडीज़ जाती हैं सैलॉन्स में नहीं, मतलब जो घर में करती हैं, वो जाती हैं मार्केट से कि हमने ग्रे हेयर कवर करने हैं, वो बॉक्स डाई उठा के ले आती हैं, बड़े वाले बॉक्स डाई होते हैं, मेटालिक डाइज, वो बालों को इस तरह ख़राब करते हैं, कांट इवन टेल यू कि वो बालों को कितनी ड्राइनेस कर देते हैं। और फिर वो बॉक्स डाई आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप अपने डिज़ायर कलर्स अचीव करें। मतलब दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं डेली अपने बहुत से क्लाइंट्स को बता रही होती हूँ कि दिस इज़ नॉट सेफ फॉर योर हेयर फर्स्ट, और सेकेंडली अगर आप बॉक्स टाइप मार्केट वाला लगा रहे हैं तो उसके बाद आपके डिज़ायर कलर्स आपके बालों पे नहीं आएंगे। मैं अगर एक क्लाइंट है जिसके ग्रे हेयर नहीं है, वो वन शेड पे भी बहुत इजीली जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और एज फार एज हाईलाइट्स और लो लाइट्स आर कंसर्न, तो आजकल हाईलाइट्स आर लेस in fashion and low lights are more in fashion because it's more blended. ब्लेंडेड सा इफेक्ट आता है, वो जो मोटे मोटे चंक्स होते हैं ना वो अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। आई एग्री। तो वो बहुत बेबी लाइट्स या लो लाइट्स, हाँ बालियाज भी इन ट्रेंड है, बालियाज की स्ट्रिप्स थोड़ी सी मोटी होती हैं लेकिन वो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम दिस एरिया, वो एंड से आती हैं, एंड से आ रहा होता है, वो भी बहुत इट लुक्स नाइस। ओके जी, इन द एंड जी है ना, हमें ज़रा अच्छी अच्छी टिप्स दें अपने स्लीप हाइजीन से लेकर अपनी एपेटाइट को बेहतर करने के लिए, ओबेसिटी अवॉइड करने के लिए, स्लीपिंग पैटर्न्स को बेहतर करने के लिए। ओके,
जब बेसिकली आपकी नींद नहीं ना पूरी हो रही होती है तो आपके दो हार्मोन्स इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन। उसमें क्या होता है, एक जो हार्मोन है वो आपकी भूख को बढ़ा देते हैं और जो दूसरा हार्मोन है वो फुलफिलमेंट की फीलिंग देता है। अब जब आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, आपका एक हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, यानी आपकी भूख जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और जो दूसरा हार्मोन है वो आपको फुलफिलमेंट की फीलिंग ही नहीं दे रहा। देन डेफिनेटली आपको क्रेविंग्स भी हो रही हैं, फिर आप मोटे भी हो रहे हैं, फिर आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं तो आपको प्रॉपर नींद भी नहीं आती है, फिर आपकी डाइट भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए आपने क्या करना है, ये तमाम काम करने छोड़ देने हैं। यानी अगर आप अपनी एक्सरसाइज शामिल कर लेंगे अपनी डेली रूटीन के अंदर, अगर आप अपनी डाइट अच्छी कर लेंगे, अगर आप अंडे खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, ओमेगा 3 का यूज़ करेंगे अपनी डाइट के अंदर, और अपनी स्लीप हाइजीन प्रॉपर कर लेंगे, जैसे रुबाब ने भी मेंशन किया कि आप प्रॉपर अपनी नींद को एंजॉय करें, माहौल बनाएं, थोड़ा लाइट्स जो हैं वो डिम यूज़ किया करें, रात को सोते हुए ब्राइट लाइट्स रूम में ना लेके आया करें, लेवेंडर की खुशबू यूज़ किया करें, उससे ये होगा कि आपकी नींद जो है वो अच्छी होगी। और सोने से पहले मेडिटेशन कर लिया करें। मेंटल हेल्थ टिप एक दे देती हूँ कि सोने से पहले जर्नलिंग कर लिया करें। जर्नलिंग ये होती है कि आप रात को सोने से पहले एक पेज पे लिखते हैं कि आपने आज दिन में कौन से 10 या 5 अच्छे काम किए, कौन से बुरे काम किए, या कौन से गलत काम आपके साथ हो गए, और फिर आप बिल्कुल सामने वाले पेज पे लिखते हैं कि ये जो गलत काम हुए थे इनको आप बेहतर किस तरह कर सकते हैं। तो आपने एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एनालिसिस भी कर लिया, और उस चीज़ ने उसके बाद मेडिटेशन कर लें, आपको रिलैक्स भी कर दिया, और उसके बाद सोएं। One thing I would add on without wasting you a lot of time, सुबह मॉर्निंग में अगर आप जिंजर गार्लिक शॉट्स लेना, आपके पास तो यहाँ पे शेफ़ भी होते हैं, मतलब आप भी ले सकती हैं, हमें भी लेना चाहिए। मतलब जिंजर गार्लिक शॉट्स फॉर द ब्राइड्स, फॉर एनी कंसर्न, स्लीप कंसर्न्स के लिए, आपकी ब्राइड्स ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ओवरऑल गट हेल्थ के लिए आपकी जिंजर गार्लिक शॉट्स आप सुबह लें, तो आई थिंक इससे बढ़ के ना आपकी अपने साथ कुछ और अच्छाई नहीं हो सकती। वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड टिप। थैंक यू वेरी मच रुबाब, बहुत शुक्रिया है ना, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये फाइनल प्रेजेंटेशन भी जी हमारे खाने की दिखा दें, स्टफ चिकन की। शेफ़ राहील आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ड्रिंक भी रेडी हो गई है, खाना भी रेडी हो गया है। आई होप कि आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।